हमारे वही हो, मेरे को याद करना, नंबर ले लो मेरा। खराब नहीं करो। मंच के माध्यम से जिस साथी का नाम अनाउंस हो वही साथी स्टेज पे आए। ये कार्यक्रम आप सबका है। अपना भाई सुरेश जी फोगाट, ये गैलरी छोड़ दे भाई, और मंच पर सभी नीचे आ जाए। सभी का नंबर आएगा। सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमें कहना ना पड़े भाई। फोगाट खाप 19 के प्रधान, उनसे मेरा। शशिकांत जी हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक जन, और संदीप जोशी जी को भाई शशिकांत जी पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। मंच पर है, कृपया सभी से अनुरोध है नीचे आ जाएं। केवल वही मंच पर बैठेगा। जो भी बैठे हैं मंच पर, उन सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। उसका भी उठ करके धन्यवाद किया। कृपया जोरदार तालियां, शिलान्यास हो गया है। कृपया जोरदार तालियां, एक बार जोरदार ध्वनि भाई कार्तिकेय जी के लिए और उमेश सिंह जी पातुवास के लिए। कार्तिकेय शर्मा, कार्तिकेय शर्मा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पे विराजमान विधायक, बाडरा के विधायक, लोकप्रिय विधायक उमेश जी, आपके विधायक और हमारे भाई श्री सुनील सांगवान जी, उनका फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि वो कार्यक्रम में आना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी की तबीयत आज ठीक नहीं थी, उनको लेकर उनको गुड़गांव जाना पड़ा। संदीप जोशी जी, जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, बड़े भाई भी हैं। शशिकांत शर्मा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। देवकी नंदन जी, जो मुझसे पहले बोल रहे थे, और देवकी नंदन जी के बाद बोलने का यही नुकसान है कि वक्ता बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए वो जब बोल के जाते हैं, अपनी पंक्तियां सुना के जाते हैं, तो लोगों की उम्मीदें वैसी ही बन जाती हैं। नरेंद्र वत्स जी, जिला प्रभारी। ओम ठेकेदार जी, नरेश भारद्वाज जी बिजाना से, हरीश जी बिजाना से, विकास नंबरदार जी, और समस्त नूतन सभा, ब्राह्मण सभा। मैं जितने भी मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, भाई, युवा साथी अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं। भाई थोड़ा साइड पे, माताएं बहनें बैठी हैं, हम भी देख लें उनको। जितने हमारे सारे संस्थान 36 बिरादरी से आज आए हैं, मेरे साथी सांवड़ से आए हैं, कितने लोग सतनाली से आए हैं, अलग अलग गांवों से आए हैं, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने आए हैं। आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए। देखिए, मैं ना तो कोई एक सांसद की हैसियत से आपके बीच में आया हूं, ना किसी नेता की। मैं तो आपके भाई और बेटे के हिसाब से आपके बीच में आया हूं, और यही प्यार और सरोकार बना रहे, इसकी कामना करता हूं। इसी तरीके से आज का कार्यक्रम का जो विषय है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जब देवकी नंदन जी और शशिकांत जी मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि जी हम ये कार्य शुरू करने वाले हैं, तो मैंने उनको ये नहीं कहा कि राशि कितनी होगी। मैंने उनको कहा आप श्री गणेश करो, सब अच्छा होगा भगवान परशुराम जी के नाम पर। और पंडित विनोद शर्मा जी की और मेरी एक ही बात आपको बताना चाहता हूं, ना पद मायने रखता है, ना आंकड़ा मायने रखता है, जवान मायने रखती है। जो कह दिया वो होगा। मुझसे पूछा गया था कि अभी कितनी राशि दे सकते हो, तो मैंने कहा 11 लाख, इतने ही बचे हैं उतने ले लो पूरे। लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि आप काम शुरू करो, काम रुकने नहीं देंगे किसी भी हालत में।
भाई कार्तिक शर्मा, भाई कार्तिक शर्मा, भाई कार्तिक शर्मा। आज मैं इस 11 लाख के ऊपर और बोल के जाता हूं। जितना योगदान हमारे भाई हैं विधायक जी और सुनील जी, दोनों विधायक हैं, आप भी कुछ इसमें योगदान करिए। आप भी आज आए हैं और जितनी मैंने घोषणा की है, जितना योगदान करेंगे उतना मैं और योगदान करूंगा। भाई कार्तिक शर्मा, भाई कार्तिक शर्मा, भाई कार्तिक शर्मा। जहां चाह है वहां राह है, किसी चीज की कमी नहीं है। और ये मैंने पहले ही कह दिया कि काम नहीं रुकेगा, चाहे कोई करे ना करे, चिंता ना करे। देखिए, मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा। आप लोग काफी देर से बैठे हैं, मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी। आज हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं देश में और प्रदेश में, जहां हमारे संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं। और आज का दृश्य वाकई मन को प्रफुल्लित करने वाला दृश्य था। आज 36 बिरादरी ने, सबने मिलकर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया और भगवान परशुराम जी की आज इस कार्यक्रम के अंदर सबने अपनी इस यज्ञ के अंदर आहुति डालने का काम किया यहां आकर। क्योंकि भगवान परशुराम जी सिर्फ एक समुदाय के आराध्य नहीं है, वो सबके भगवान है, वो 36 बिरादरी के भगवान है। और हमें उनकी शिक्षा, सोच, उनकी नीति, उसका अनुसरण करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, जो उनकी शिक्षा है, जो उनका संदेश है, उसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। और भगवान परशुराम जी के नाम पर जो ये आज कार्यक्रम रखा गया है समारोह के शुरुआत के लिए, इस भवन की शुरुआत के लिए, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये भवन एक तरीके से उनकी जो दिशा और दशा देने का काम किया उन्होंने, उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबका कि आपने हाल ही में अच्छी वोटें देकर ऐसे विधायकों को चुनने का काम किया है जो लोग दृढ़ निश्चय से, सच्चे मन से, अच्छी नीयत से आपके बीच में सेवा भावना से काम करने आए हैं और आपने उनको विधायक चुनने का काम किया। भाई उमेश जी और भाई सुनील जी, और आप अच्छे हाथों में हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको इनसे अच्छे विधायक नहीं मिल सकते और ये आपका जो भी आपकी कमियां हैं, दिक्कतें, समस्याएं रही हैं, वो दूर करने का काम करेंगे। क्योंकि ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश के अंदर, और प्रदेश में श्री नैब सिंह सैनी जी की सरकार है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे चलने का काम करती है, सबको साथ लेके चलने का काम करती है। और मेरा अनुरोध यही है कि ब्राह्मण समाज का भी यही काम रहा है, 36 बिरादरी को बांध के आगे ले जाने का काम रहा है। चाहे हम बात करें 1947 की लड़ाई की, आजादी की, या 1857 की जो क्रांति शुरू हुई, उसमें भी ब्राह्मण समाज का हमेशा एक योगदान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश के नवनिर्माण से लेकर ज्ञान विज्ञान की शुरुआत से आज तक, चाहे प्राचीन काल की बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें, मैं शिक्षा की बात करें, वेदों की बात करें, पुराण की बात करें, प्राचीन ग्रंथों की बात करें, तो ब्राह्मण समाज ने हमेशा, चाहे आर्यभट्ट की बात करूं, भास्कराचार्य की बात करूं, साहित्य की बात करूं, या अपने शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे दार्शनिकों की बात करूं, ब्राह्मण समाज ने हमेशा दशा और दिशा देने का काम किया है समाज को। और आज उसकी ज्यादा जरूरत है कि जब हम कहते हैं कि आज से कई सौ साल पहले भारत एक सोने की चिड़िया होती थी, तो हम भारत सोने की चिड़िया का मतलब यह नहीं था कि हमारे पास सोना भरा हुआ था। इसका मतलब यह था कि हम भौतिक विज्ञान और ज्ञान का केंद्र थे। क्योंकि जब आप
संपन्न हो जाते हैं, हर तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं, तब आदमी को विज्ञान और ज्ञान की जरूरत समझ में आती है। और ये भौतिक ज्ञान हमारे पुरखों ने कई सौ साल पहले, हजारों साल पहले इसको प्राप्त करने का काम किया था। आज हमारा दायित्व बनता है कि आने वाले समय में इस ज्ञान को बढ़ाने का काम करें, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें, ताकि वो भी वही संस्कार पा सकें जो संस्कार हम अपने पूर्वजों से मिले। मैं बात करना चाहता हूं कि किस तरीके की नीतियों पे आज भारत बढ़ रहा है और हरियाणा बढ़ रहा है। हमारे नौजवान साथी, हम दुनिया का सबसे युवा देश है, 65% आबादी देश की 35 साल से कम उम्र की है। तो जाहिर सी बात है कि देश का अधिकांश हिस्सा युवा है और युवाओं की चिंता करना हमारा सबका दायित्व बनता है, क्योंकि वो हमारा भविष्य है। हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख जाते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे रह जाते हैं। जो पढ़ लिख जाते हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, चाहे वो हक सरकारी नौकरी का हो, चाहे वो हक प्राइवेट नौकरी का हो, चाहे वो अपना रोजगार और व्यवसाय शुरू करने की बात हो, या उन बच्चों की बात हो जो किसी कारण से उन विद्या से वंचित रह गए हैं, कम पढ़े लिखे रह गए हैं। जो कम पढ़े लिखे रह गए हैं उनको भी रोजगार का हक है, उनको भी जीविका कमाने का हक है। और इसी सोच के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी स्कीम शुरू की है जहां पे स्किल डेवलपमेंट सेंटरों के द्वारा जो बच्चे नहीं पढ़े लिखे वो भी 6 महीने का, साल भर का कोर्स करके 15 से 20 हजार रुपए की तनख्वाह पा सकते हैं शुरुआती दौर में, और अपना जीवन गुजर बसर कर सकते हैं, अपना आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें युवा पीढ़ी की लड़ाई लड़नी है। जैसे पंडित विनोद शर्मा जी ने हमेशा से दबे कुचलों की आवाज उठाने का काम किया है, जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता था उनकी आवाज उठाने का काम किया है। चाहे ईबीपीजी की लड़ाई की बात रही हो, चाहे धोली के मालिकाना हक की बात रही हो, या अन्य कोई विषय रहा हो जिसमें उनके ध्यान में या संज्ञान में बात लाई गई हो, उन्होंने हमेशा लड़ने का काम किया है, जो वंचित है उसके लिए लड़ने का काम किया है। और मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं कि जो मेरे 2.5 साल का कार्यकाल है सांसद के तौर पर, मैंने भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का फैसला किया है, और मैं भी वैसे ही उन्हीं के दिखाए रास्ते पे काम कर रहा हूं, आपके लिए काम करूंगा। मैं इन बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो इन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। मैं इन प्यारे बच्चों को भी ये कहना चाहता हूं कि अगले सत्र में, जो संसद का सत्र जो अभी चल रहा है फरवरी में होगा, तो दादरी हलके से भी जो बच्चे, मैं ड्यूटी आप सबकी अपने भाई विधायक जी की भी लगाना चाहता हूं, उमेश जी की भी और बाकियों की भी, कि जो बच्चे अलग अलग क्लासों में फर्स्ट आए हैं उनको मैं न्योता देना चाहता हूं पटल से कि मैं आपको संसद का घुमाने लेके जाऊंगा, संसद का एक बार दिखाना चाहता हूं, क्योंकि 75वीं सालगिरह है हमारे संविधान की। तो हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान कहां है, कहां बनते हैं कानून, कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया है। तो बच्चों आप सबको न्योता देता हूं। दादरी हल्का एक ऐसा हल्का है, पूरा का पूरा जिला ऐसा है कि जहां हमेशा मुझे आपका प्यार आशीर्वाद, मुझे मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को मिलता है। तो दादरी हल्के के लिए और पूरे जिले के लिए हमारे दिल में विशेष स्थान है। तो मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ भगवान परशुराम जी के भवन की बात नहीं है, आपकी भावना की बात है, और आपकी भावना की कदर होएगी, हमेशा होएगी। इसलिए आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपकी भावना समझता हूं, आप भी मेरी भावना समझिए, क्योंकि ये मेरे लिए परिवार है। मैं परिवार में आया हूं और परिवार में आता रहूंगा। और जब परिवार के जनों को दिक्कत समस्या होती है तो अपनों के पास ही आते हैं, किसी और के पास नहीं जाते हैं। विनोद शर्मा, मैं आपको एक बात और आश्वस्त करना चाहता हूं
कि हमारे मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं श्री नैब सिंह सैनी जी, जो एक कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, जो दिन रात लोगों से मिलने का काम करते हैं। सुबह 5 बजे हो या रात के 2 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खोल रखे हैं कि कोई भी आम जन आकर उनसे मिल सकता है, अपनी दुख तकलीफ बता सकता है और उसका समाधान वहीं पर मौके पे करने का प्रयास करते हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी सरकार का, कि जो उन्होंने जो धौली की जमीन की मांग इतनी देर से लंबित थी और जायज मांग, ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की नहीं थी, इसमें 28 जातियां और भी आती हैं जिनको उनका मालिकाना हक नहीं मिला, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए था। और मैं आज इस मंच से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये सरकार बनने के पहले महीने के अंदर ही इसका अध्यादेश किया, ऑर्डर किया और ये अध्यादेश जारी किया गया है। कोई अगर कमी पेशी रह गई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी पे मेरे को पूरा विश्वास है कि उसको भी दूर करने का काम करेंगे। जब भगवान परशुराम जी का हमने भव्य आयोजन किया 2022 में करनाल में, तो आप सबका आशीर्वाद मिला, भरपूर आशीर्वाद मिला। और आपके आशीर्वाद से मैंने पूरे हरियाणा राज्य के अंदर 22 के 22 जिलों में हर जगह जाकर सबसे मिलकर रायशुमारी कर 13 बिंदुओं के ऊपर सहमति बनाई कि ये 13 मांगे हैं समाज की। उनको मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखने का काम किया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मनोहर लाल जी का कि उन्होंने हमारी बात मानी और मंच से ही वो बात मानकर उनमें से 11 चीजें कार्यान्वित करने का काम किया। जो 2 विषय रह गए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी उन पर भी बहुत जल्द मोहर लगाकर पूरा करने का काम करेंगे। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद आपका बना रहा है मेरे प्रति, पिताजी श्री विनोद शर्मा जी के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, वैसा आशीर्वाद बना रहे और अगले 5 साल के अंदर पूरे हलके और जिले के अंदर एक नई पटकथा लिखी जाए। नैब सिंह सैनी जी के कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देश में भी और प्रदेश में भी। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन सबको जाना होगा, घर भी जाना होगा, बहुत देर से सुबह से आप लोग आए हैं, लेकिन मैं एक वाकया जरूर आपसे साझा करना चाहता हूं। ये वाकया हाल ही का है। लोकसभा के चुनाव के दौरान मेरा करनाल जाना हुआ तो वहीं पर एक लड़का मुझे मिला जो मेडिसिन कर रहा था, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, और उसने मुझे वाकया बताया जो भारत की, किस तरह से भारत दुनिया में आज भारत को देखा जाता है, उसकी क्या संज्ञा बन गई है, आज भारत की क्या विशेषता है, भारत को किस नजरिए से देखा जाता है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसने मुझे कहा कि भैया मैं यूक्रेन में पढ़ रहा था और अचानक एकाएक युद्ध की घोषणा हो गई, और जब युद्ध की घोषणा हुई तो हमारे वहां लगभग 4-4.5 हजार बच्चे फंसे हुए थे भारतीय मूल के। उन्होंने ये बात वहां के दूतावास तक पहुंचाई, दूतावास ने यहां पर हमारे सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात गई और उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया। और शायद दुनिया के इतिहास में, और मैं शब्द का चयन कर रहा हूं, दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दोनों देश के राष्ट्रपतियों से बात की और एक दिन के लिए वहां पर युद्ध विराम किया गया ताकि भारत के बच्चे वहां से सुरक्षित तरीके से बाहर आ सके। इतना ही नहीं, जो आसपास के मुल्क के और बच्चे वहां पढ़ रहे थे, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, नेपाल के, उन्होंने भी ये कहा भैया हम भी तिरंगा ओढ़ लेते हैं, हमें भी भारतीय समझ के साथ ले चलो। आज भारत की ये संज्ञा है दुनिया में, हर एक व्यक्ति भारतीय होने पे गर्व महसूस करता है जब आप भारत से बाहर जाते हैं। ये है आज भारत का रूप स्वरूप दुनिया में, और इसका धन्यवाद भी हमें माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। मैं
जैसे पहले कहा कि मैं आता रहूंगा, मेरा घर है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा पूरी कार्यकारिणी से, भगवान परशुराम सभागार की कार्यकारिणी जो है, कि मैं जब अगली बार आऊं तो अगला कार्यक्रम उसी सभागृह में होना चाहिए, वहीं हो, ऐसी कामना करके जा रहा हूं, ताकि आप लोगों के पास एक अच्छा स्थान हो, समाज के पास एक अच्छा स्थान हो, और खासकर जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सहायता इस सभागार के द्वारा की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा, जय भगवान परशुराम। रखी गई और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार श्री नैब सिंह सैनी जी, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सरकार में आते ही जो एक बहुत ही लंबे समय से धौली की ज़मीन की मालिकाना हक की डिमांड थी समाज की, उसको पूरा करने का काम किया। मैं आज इस माध्यम से, इस पटल से, आपके माध्यम से भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे समाज के प्रति, पूरे समाज की तरफ से, कि आज ये जो एक फैसला लिया है उन्होंने, अच्छा फैसला लिया है और सही समय पे फैसला लिया है, उनका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए इस कार्यक्रम में, यही सर किसान आंदोलन फिर से शुरू हो गया है, तो क्या देखिए, किसान हमारे भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, और उनकी कोई दिक्कत समस्या है, कोई कमी रहे तो उसको सुनने का काम भी सरकार करेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों बहुत संवेदनशील है किसानों के मुद्दे को लेकर, और हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना है जिसने 24 फसलों पे MSP देने का काम किया है। हरियाणा के अलावा और किसी राज्य ने भी अभी तक 24 फसलों पे MSP नहीं दी है। तो मेरा यह मानना है कि जो भी हमारे किसान भाई कहते हैं, उनकी बात को बहुत संवेदनशीलता से सुना जाता है, और सरकार कटिबद्ध है कि जो भी उनकी दिक्कतें, समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए और उसका समाधान करें। पंचायत खापों ने भी चेतावनी दी है सरकार को कि अगर किसानों का मसला नहीं सुलझा तो देश भर के देखिए, मैंने जैसे कहा, जो हमारे किसान भाई हैं, जो खापे हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं, सब हमारे भाई हैं, हमारी ही संस्थानें हैं, उनका भी बात, जो भी उनकी बात है, उसका संज्ञान लिया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी और उचित समय में उचित कार्य। आज कांग्रेस की एक मीटिंग हुई है दिल्ली में, तो उसमें EVM को लेकर फिर से मुद्दा उठा है, 16 याचिकाएं डाली गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वह चुनाव जीत रहे हैं और जीतते हैं तो EVM ठीक है, और जब वो हारते हैं तो EVM खराब है। जिन राज्यों में इससे पहले उनकी सरकारें बनी, तो क्या वहाँ EVM ठीक थी या खराब, उनसे पूछे। तो ये बात जाहिर है और तय है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता का फैसला सबसे ऊपर और सर्वप्रिय होता है, और जनता ने अपना फैसला दिया है लोकसभा चुनाव में भी, यहाँ हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी। और तीसरी बात, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक मैंडेट मिला है, पहली बार भारत के इतिहास के अंदर इतना बड़ा तीसरी बार का मैंडेट मिला है, और मैं क्या मानता हूँ कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार तीसरी बार का मैंडेट श्री नैब सिंह सैनी जी को मिला है। तो ये इस बात की तस्दीक करता है कि हरियाणा की जनता और भारत की जनता की आस्था किसके अंदर है और क्यों है। अब अगर लोग कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करना चाहते तो इसमें EVM का कोई दोष नहीं। तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाया जाए, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की जो अंतर्कला है वो निकल के सामने आ रही है। वो अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अपना नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और कटाक्ष EVM पे कर रहे हैं, सरकार पे कर रहे हैं। मुझे लगता है पहले कांग्रेस पार्टी को अपना घर संभालना चाहिए और अपने घर की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर ऐसे। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद की एक सीट पर नोटों की गठिया मिली है जी, उसके पीछे क्या है? देखिए, ये चिंता का विषय है। राज्यसभा, जिसको सदन कहा जाता है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और सारे सदन और सांसदों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमारे सदन के सभापति ने ये जानकारी सदन के पटल से दी, और उन्हें बताया कि ये नोटों की गड्डी मिली है, एक व्यक्ति विशेष की सीट से मिली है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उस व्यक्ति विशेष की है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि वो पैसा क्लेम करने कोई नहीं आया, पैसा किसी ने क्लेम नहीं किया, और वो सही है, असली नोट है, नकली नोट है, इसकी भी तफ्तीश होगी। तो मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ऐसी घटना हो रही है तो होना चाहिए, और इसके अंदर किसी भी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति होने का कोई कारण ही नहीं, कि जो भी बात है उसकी तह तक पहुँचना चाहिए,
और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सभापति महोदय ने इस बात की घोषणा की, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और मुझे लगता है किसी पार्टी को जनाब एक मेरा छोटा सवाल है कि हमारे मोदी जी 96 में हरियाणा प्रभारी थे, उन्होंने गुड़गांव के अंदर एक भाषण दिया था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हरियाणा को बंसीलाल के राज्य मिल रहा उसके लिए वचन मांगे थे, लेकिन उनकी 3 दफा सरकार आ गई है, आज तक उस चीज का जिक्र हुआ है कि पूर्ण राज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं आई। जी, मोदी जी ने कहा था कि 96 में सर राज्यसभा की गुड़गांव के अंदर है, अभी मैं आपको राज्यसभा का एक सीट के लिए हरियाणा में जी बहुत जल्द चुनाव की नोटिफिकेशन हो चुकी है। 20 तारीख को चुनाव की प्रक्रिया होगी और ये जो सीट रिक्त हुई थी श्री किशन लाल पंवार जी के विधायक बनने पे और मंत्री बनने पे, उसकी भरपाई होगी और बहुत जल्द उसका फैसला होगा, आपके सामने आ जाएगी। आप उत्सुकता मत रखिए, बहुत ही अच्छा चयन करेगी भारतीय जनता पार्टी, हमेशा सबको साथ लेके चलने का